Hello students, this is the new topic of the developmental biology, neural induction. न्यूरल इंडक्शन में हम नर्व कॉर्ड का बढ़ना कैसे होता है वो उसकी फॉर्मेशन देखेंगे। न्यूरल इंडक्शंस में कैसे होता है, देखो ये है ऑर्गेनाइजर, यहाँ पर जिसकी फॉर्मेशन ये है कि इसमें गैस्ट्रुलेशन से पहले वाले प्रोसेस में क्या होता है। बाद में इसमें दिखाया गया है कि इसमें कुछ टाइम के बाद फॉर्मेशन ऑफ नर्व कॉर्ड या फिर न्यूरल ट्यूब्स, इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है आफ्टर गैस्ट्रुलेशन। तो उसके कोई लिए इंडक्शन में क्या होता है, किसी चीज़ को इंड्यूस करना कि उसकी फॉर्मेशन को नेबरिंग सेल्स क्या करती है, इंड्यूस करती है, जिसकी वजह से वो फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाती है। तो इसमें कौन से एलिमेंट्स या फिर केमिकल्स हेल्प करते हैं वो हम देखेंगे। फर्स्ट वन इज द व्हाट इज द न्यूरल इंडक्शन। The formation of neural tube from the ectoderm by coming in contact with the chorda mesodermal cells present in the roof of archenteron is called the neural induction. इंडक्शन में हमने क्या कहा है कि न्यूरल ट्यूब की फॉर्मेशन होगी कहाँ से, एक्टोडर्म से, लेकिन कब, जबकि कोर्डा मेसोडर्म सेल्स वहाँ पर प्रेजेंट होंगी। एक्टोडर्म के कांटेक्ट में जब तक कोर्डा मेसोडर्म होगी तभी न्यूरल इंडक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अगर अकेले एक्टोडर्म वहाँ प्रेजेंट है, उसके कांटेक्ट में कोर्डा मेसोडर्म नहीं है, तब न्यूरल इंडक्शन या फिर न्यूरल ट्यूब की फॉर्मेशन कभी भी नहीं हो सकती। यही होता है इंडक्शन की सराउंडिंग सेल्स। ये देखो इसके अंदर की नोटोकॉर्ड्स है जहाँ दिखाया गया है, इसके सराउंडिंग की सेल्स इसकी फॉर्मेशन में क्या करती हैं, हेल्प करती हैं, इसको इंड्यूस करती हैं कि आप इस चीज़ के लिए इस चीज़ की फॉर्मेशन यहाँ से कीजिए। ये होती है आर्केंट्रॉन, जो ब्लैंक कैविटी दिखाई हुई है, गट कैविटी, एलिमेंट्री या फिर फ्यूचर गट जिसको हम बोलते हैं। यहाँ पर कोर्डा मेसोडर्म प्रेजेंट होती है, ये एक्टोडर्म का एरिया होता है, और बाद में ये क्या है, इसको न्यूरल प्लेट या फिर नोटोकॉर्ड की फॉर्मेशन यहाँ से स्टार्ट होती है। ये होता है न्यूरल इंडक्शन। नेक्स्ट वन इज द रोल ऑफ ग्रे क्रिसेंट इन द न्यूरल इंडक्शन। इसके अंदर रोल क्या होता है ग्रे क्रिसेंट का, ये हम पढ़ेंगे। एक तो एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे जिसमें ग्रे क्रिसेंट का रोल देखा गया था कि वो न्यूरल इंडक्शन में हेल्प करता है। फर्स्ट वन इज द ग्रे क्रिसेंट डेवलप इन द डोर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर एंड एक्ट एज ए न्यूरल इंडक्शन। ग्रे क्रिसेंट और डोर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर हमने पढ़े थे फ्रॉग के अंदर, एम्फीबियंस के अंदर जब हमने डेवलपमेंट पढ़ी थी या फिर फर्टिलाइजेशन पढ़ा था, तब उसके अंदर बताया गया था कि व्हाट इज ग्रे क्रिसेंट एंड व्हाट इज द डोर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर। वो क्या करते हैं, एक्ट एज ए न्यूरल इंडक्टर, कि वो इंड्यूस करेंगे। इंडक्टर क्या करते हैं, इंड्यूस करते हैं। जैसे होता है ना कि कोई बच्चा कोई काम करने के लिए सोच रहा है, उसके पेरेंट्स ने उसको कहा कि हाँ हाँ आप कीजिए इस चीज़ को, वो क्या है, एक्ट एज ए इंड्यूसर। तो इसमें क्या है, वो एक इंडक्टर की तरह काम कर रही है। कौन, ग्रे क्रिसेंट एंड द डोर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर। द ग्रे क्रिसेंट वाज रिमूव्ड फ्रॉम ए फर्टिलाइज्ड एग बिफोर क्लीवेज एंड ग्राफ्टेड टू द अनदर जाइगोट ऑन द अपोजिट साइड। क्या किया गया कि जैसे एक फर्टिलाइज्ड एग है, यहाँ से ग्रे क्रिसेंट इधर बनता है, इसको यहाँ से रिमूव कर दिया क्लीवेज की फॉर्मेशन होने से, क्लीवेज होने से पहले, और इसको दूसरे फर्टिलाइज्ड एग या फिर जाइगोट के अंदर दूसरी लोकेशन पर शिफ्ट कर दिया। ये इसके पास ऑलरेडी एक अपना है पहले, यहाँ पर दूसरी लोकेशन पे ये शिफ्ट कर दिया गया है। अब क्या होता है कि आफ्टर गैस्ट्रुलेशन टू न्यूरल प्लेट्स आर फॉर्म्ड इन द अपोजिट साइड whereas the first fertilized egg gastrulation did not occur after cleavage। यहाँ पर तो पहले से ही था, उसकी वजह से न्यूरल प्लेट की फॉर्मेशन हुई। यहाँ पर जो न्यूरल प्लेट की फॉर्मेशन हुई, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या प्रेजेंट था, डोर्सल लिप ऑफ ग्रे क्रिसेंट, जिसकी वजह से जो हेल्प करता है इसकी न्यूरल प्लेट की फॉर्मेशन में। एक न्यूरल प्लेट यहाँ बनती है, एक न्यूरल प्लेट यहाँ बनती है। तो ये क्या करता है, तो इससे देखा गया कि जो ग्रे क्रिसेंट है वो क्या करता है, न्यूरल प्लेट की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ये चीज यहाँ से स्टडी की गई। नेक्स्ट वन इज द ग्रे क्रिसेंट डेवलप इनटू द डोर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर। ये हमने पहले ही पढ़ दिया था इसको। नेक्स्ट वन देखते हैं। अब एक्सपेरिमेंट्स, कुछ और अलग एक्सपेरिमेंट्स हैं, उसमें क्या क्या देखा। Grey crescent was removed from the 8-cell embryo, but it underwent gastrulation normally. ग्रे क्रिसेंट कब निकाला गया है, जब 8 सेल का एम्ब्रियो था।
वहाँ पर सिर्फ 8 सेल्स थी, तब गैस्ट्रुलेशन ग्रे क्रिसेंट को वहाँ से निकाल दिया गया। तब क्या हुआ कि गैस्ट्रुलेशन नॉर्मली हुआ, कि उसके अंदर न्यूरल प्लेट की फॉर्मेशन एंड समथिंग सब कुछ क्या है नॉर्मली हुआ। नेक्स्ट में क्या है कि ग्रे क्रिसेंट रिमूव फ्रॉम द जाइगोट was transplanted to the 8 cell embryo. No reactions has occurred and normal embryo developed. फर्स्ट में हमने देखा कि 8 सेल के एम्ब्रियो के बाद यहाँ से ग्रे क्रिसेंट निकाला गया है, उसके बाद कोई इफेक्ट नहीं हुआ। फर्स्ट में क्या देखा गया कि ग्रे क्रिसेंट को कब निकाला गया है, ये ग्रे क्रिसेंट निकाल दिया गया जाइगोट से, और इसको ट्रांसप्लांट कब किया है, जब ये 8 सेल का एम्ब्रियो था। और 8 सेल के एम्ब्रियो के अंदर उस ग्रे क्रिसेंट को डाला गया है, तब कोई भी इफेक्ट वहाँ पर नहीं हुआ, नॉर्मल डेवलपमेंट थी जो उस एम्ब्रियो की वो हुई। नेक्स्ट में क्या देखा गया कि ग्रे क्रिसेंट फ्रॉम 8 सेल एम्ब्रियो वाज ट्रांसप्लांटेड टू द वेंट्रल साइड ऑफ द जाइगोट। ये कहाँ था, वेंट्रल साइड में उसको डाला गया। देयर डेवलप्ड एम्ब्रियो विद 2 सेपरेट नर्वस सिस्टम एट अपोजिट। अब ग्रे क्रिसेंट निकाला गया कहाँ से, 8 सेल के एम्ब्रियो से, और उसको उसी दूसरे एम्ब्रियो में डाला गया कहाँ पर, वेंट्रल साइड में। उसी के अगर ये हमने एक फर्टिलाइज्ड एग या 8 सेल का एम्ब्रियो है, यहाँ से हमने ग्रे क्रिसेंट को निकाल के और उसी की वेंट्रल साइड में उसको डाल दिया, तो उसके पास क्या थे, 2 नर्वस सिस्टम थे। कंक्लूजन क्या हुआ कि ग्रे क्रिसेंट कंट्रोल गैस्ट्रुलेशन एंड इट्स इंडक्शन इफेक्ट स्प्रेड आउट टू एडजेसेंट कोर्टिकल रीजन्स ड्यूरिंग सेकेंड एंड द थर्ड क्लीवेज। सिर्फ और सिर्फ इसका इफेक्ट सेकेंड और थर्ड क्लीवेज तक ही होता है। इसलिए इस एक्सपेरिमेंट के अंदर कि 8 सेल एम्ब्रियो के बाद उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हुआ। तो उसमें क्या था, हमने देखा कि ग्रे क्रिसेंट किस चीज को कंट्रोल करता है, गैस्ट्रुलेशन को, और इसका इंडक्शन इफेक्ट होता है साइड की जो कोर्टिकल रीजन्स होते हैं, कि एक जो फर्टिलाइज्ड एग है या फिर एम्ब्रियो है उसके अंदर छोटे छोटे से रीजन्स होते हैं, कैल्शियम के कंटेनिंग रीजन्स, उनको हम कोर्टिकल रीजन्स बोलते हैं। तो उन रीजन्स को वो अफेक्ट करता है और ये स्प्रेड करते हैं, इनका इफेक्ट बहुत दूर तक जाता है, ये एक दूसरे को इंफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हेल्प भी करते हैं। तो ये कब तक इसको इफेक्ट को शो करता है, जब तक सेकेंड और थर्ड क्लीवेज होती है। कि अगर फर्स्ट क्लीवेज हुई तो एक जाइगोट से क्या है, 2 सेल बनी, सेकेंड क्लीवेज के अंदर क्या हुआ, 2 से 4 बने, और 4 से 8। तो ये क्या होती है, फर्स्ट क्लीवेज यहाँ हुई, सेकेंड वन यहाँ हुई, और थर्ड क्लीवेज यहाँ हुई। तो ग्रे क्रिसेंट का रोल क्या है, मोस्ट ऑफ केसेस सेकेंड और थर्ड क्लीवेज तक ही उसका इफेक्ट शो होता है। ये देखिए आप इसके अंदर देखो, ये है यहाँ पर बनती है नोटोकॉर्ड, हेल्प कौन करता है इसमें, नीचे सोमेटिक मीजोरम्स, और ये क्या होता है, योग प्रेजेंट होता है, ये यहाँ से डाइजेस्टिव सिस्टम या फिर मिडगट जिसको हम बोलते हैं उसकी फॉर्मेशन होती है। ऊपर से न्यूरल प्लेट, ये ब्रेन का रीजन बनाएगा बाद में, न्यूरल प्लेट्स और न्यूरल ग्रूव्स हैं इसमें, इस सब की फॉर्मेशन होती है। तो ये सारे क्या है, ये स्प्लेंचिक मीजोडर्म और सोमेटिक मीजोडर्म यहाँ इसके साइड में होती है, पार्ट की साइड क्या होती है, एक्टोडर्म होती है। ये देखो इसके अंदर इसमें है न्यूरल क्रस्ट बन गया है, न्यूरोसील है, नवकोड है, ये सारा ऊपर पार्ट क्या बनाएगा, ब्रेन का पार्ट बनाएगा। यहाँ से ये क्या है, सिलोम की कैविटी है, ये नवकोड बनती है यहाँ से, सब नोटोकॉर्ड रोड जिसको बोलते हैं यहाँ पर ये रीजन होता है। स्प्लेंचोप्लूरा भी होता है, सोमेटोप्लूरा होता है, दोनों ही कल हमने उसके अंदर बता दिए गए थे एक्सट्राएंडोनिक मेम्ब्रेन के अंदर कि व्हाट इज सोमेटोप्लूरा एंड द व्हाट इज स्प्लेंचोप्लूरा। सोमेटिक मीजोडर्म्स एंड द स्प्लेंचिक मीजोडर्म्स, जिसके अंदर सोमेटिक मीजोडर्म्स आती है दैट इज सोमेटोप्लूरा, और जिसके अंदर स्प्लेंचिक मीजोडर्म आती है दैट इज स्प्लेंचोप्लूरा। तो इसमें ये क्या है, इसकी फॉर्मेशन होती है कंप्लीट, इस तरीके से न्यूरल इंडक्शन जो होता है, न्यूरल प्लेट्स की फॉर्मेशन कंप्लीट होती है वहाँ से। क्लासिफिकेशन ऑफ एम्ब्रियोनिक इंडक्शन की क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं हम, कैसे वो इंड्यूस करते हैं एम्ब्रियो की स्टेज के अंदर। एंडोजीनियस इंडक्शन, if the inducers या फिर inductors are produced within the cell or tissue endogenously and cause self transformation, उसी सेल के अंदर फॉर्मेशन हुई है और उसी सेल के ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करती है, तो then induction is called the endogenous induction। एग्जाम्पल है डोर्सल लिप ऑफ द एम्फीबियन ब्लास्टोफोर, मेसेनकाइमल सेल्स ऑफ द वेंट्रल पोल ऑफ इकाइनोडर्मिड्स, जैसे कि
यहाँ पर एक सेल है, इसके अंदर कोई भी केमिकल की फॉर्मेशन हुई जिसकी वजह से जो इसी के अंदर इंडक्टर की तरह काम करता है, तो उसको हम बोलेंगे एंडोजीनस इंडक्शन। एक्सोजीनियस के अंदर क्या होता है कि बाहर से कोई आएगा। द इंडक्टर इज कॉज्ड बाय द नेबरिंग सेल्स रिजल्टिंग इन डिफरेंशिएशन एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द सेल्स और टिश्यू। द इंडक्शन इज कॉल्ड द एक्सोजीनस इंडक्शन। डिफरेंशिएशन का क्या मतलब होता है कि एक सेल है, डिवाइडिंग स्टेज के बाद उसका एक फंक्शनल स्पेशलाइजेशन होगा कि फंक्शन अब ये परफॉर्म करेगी ये, तब हम उसको बोलते हैं कि ये क्या हो गया, एक सेल डिफरेंशिएटेड हो गई है। तो ये क्या है कि इंडक्टर कहाँ बनेगा, किसी भी नेबरिंग सेल्स के पास। एक सेल यहाँ है, एक सेल यहाँ है, यहाँ से कोई केमिकल रिलीज हुआ, इस सेल को उसने इंड्यूस किया कि आप इस तरीके का डिफरेंशिएशन कर लीजिए, या फिर आपका ये फंक्शन है, आपको ये स्पेसिफिसिटी आपको दे दी गई है, आपका बॉडी के अंदर ये रोल होगा, तो वो होता है डिफरेंशिएशन। और उसको बोलते हैं हम एक्सोजीनियस इंडक्शन की कोई आपको इंड्यूस करने बाहर से आया है, दैट इज एक्सोजीनियस इंडक्शंस जो होता है उसके टू टाइप्स होते हैं, होमोटिपिक एक्सोजीनियस और हेटेरोटिपिक एक्सोजीनियस। नेक्स्ट में हम इसको देखेंगे कि क्या होता है इसके अंदर। होमोटिपिक एक्सोजीनियस के अंदर क्या होता है, इफ द इंडक्शंस कॉज फॉर्मेशन ऑफ इट्स ओन काइंड ऑफ टिश्यू, कि बाहर से आया है लेकिन आने के बाद एक जैसी सेल्स या फिर एक जैसा टिश्यू की फॉर्मेशन हो रही है, दैट इज होमोटिपिक। सेम एक्सोजीनियस बाहर से आया हुआ इंडक्शन कॉज करता है। हेटेरोटिपिक में क्या होता है कि डिफरेंट टाइप्स की टेस्ट सेल्स और टिश्यू की फॉर्मेशन करता है, उसके बाद इंडक्शन होता है। नेक्स्ट वन इज द जेनेटिक बेसिस ऑफ न्यूरल इंडक्शंस। कि न्यूरल इंडक्शंस के लिए जेनेटिक बेसिस क्या क्या हो सकते हैं, कि किस लेवल पे हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। Neural inductions are caused differentiated by acting at the two levels. First one is the transcriptional level. Second one is the transformational level. Transcription में क्या होता है कि जो DNA है उस DNA से जो mRNA की फॉर्मेशन होती है, that one is the transcription. वहां पर हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। During formation of mRNA from DNA, the chemicals from inductors or organizer repress certain genes so that other genes can express and form the mRNA. कि जब एक सेल ने कोई भी केमिकल बनाया है तो वो दूसरी सेल को किस फॉर्म में दे सकती है, या तो वो mRNA की फॉर्म में दे, अगर वो mRNA की फॉर्म में देती है, या फिर वो प्रोटीन की फॉर्म में दे। अगर वो mRNA की फॉर्म में देती है तब हम उस इंडक्शन को बोलेंगे कि वो क्या है, ट्रांसक्रिप्शनल लेवल। तो इसमें हम इसको इस तरीके से देखते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ mRNA की एक सेल के पास यहाँ mRNA बना, दूसरी सेल के लिए इस mRNA ने इंड्यूसर का काम किया, तब हम इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शनल लेवल। फॉर एग्जाम्पल, इफ डोर्सोलेपा ब्लास्टोपोर वाज इम्प्लांटेड विद द एडजेसेंट एक्टोडर्म एंड पुट इन मीडियम ऑफ द एक्टिनोमाइसिन डी टू इनहिबिट द फॉर्मेशन ऑफ mRNA। एक्टिनोमाइसिन एक ड्रग होती है डी, जो फॉर्मेशन mRNA के फॉर्मेशन को ब्लॉक कर देती है। अगर हमने इस सेल को एक्टिनोमाइसिन डी दे दिया तो यहाँ से mRNA नहीं बनेगा, और नहीं बनेगा तो ये आगे भी नहीं जाएगा, नहीं जाएगा तो इस सेल का जो इंडक्शन का काम था वो कौन करेगा, कोई नहीं कर पाएगा, और विदाउट इंडक्शन ये सेल आगे डिफरेंशिएटेड नहीं हो सकती। तो इसीलिए कहा गया है कि इसमें लेवल जो है वो क्या है, ट्रांसक्रिप्शन लेवल है। डोर्सोलेपोब्लास्टोपोर एक्टोडर्म से अगर उसके अंदर डालते हैं एक्टिनोमाइसिन डी तो वो दूसरी सेल्स को इंड्यूस नहीं कर पाता। After 7 days, it means that transcription had not occurred, so no induction takes place. So it is concluded that inducing substance may have penetrated into reactive cells. Their transformation into differentiated neural and the mesodermal cells cannot occur without production of the mRNA. कि अब हमने देखा कि जब 7 दिन के बाद, इसको देने के 7 दिन के बाद देखा गया कि ट्रांसक्रिप्शन तो ब्लॉक हो गया, क्योंकि एक्टिनोमाइसिन डी का ये काम था कि उसको mRNA की फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए थी, वो उसके अंदर बना ही नहीं तो पेनिट्रेट नहीं होगा। अगर पेनिट्रेशन नहीं होगा तो फॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन उसके अंदर नहीं होगी, क्योंकि लेवल ऑफ जो mRNA की फॉर्मेशन थी वो हुई ही नहीं है जो उसको इंड्यूस करने का काम करती थी। तो ये है इसके लिए
कि हम ट्रांसक्रिप्शन लेवल पर उसको कैसे रेगुलेट किया जा सकता है और किसके अंदर होता है ये चीज़। नेक्स्ट वन इसका पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल। पोस्ट के ट्रांसक्रिप्शन लेवल मतलब क्या होता है कि ट्रांसक्रिप्शन तो हो चुकी है, mRNA हो चुका है, लेकिन इससे आगे mRNA ट्रांसफर होता है या फिर प्रोटीन की सिंथेसिस कर रहा है, दैट इज ट्रांसलेशनल लेवल, तो उसमें हम उसको रेगुलेट कर सकते हैं। The differentiation of induced cells may be modified by regulating action of mRNA, that is at the translational level or earlier to that। कि मान लिया एक सेल यहाँ प्रेजेंट थी, ये इसको mRNA यहाँ पर इसका फॉर्मेशन हो चुका है और अब ये दूसरी सेल के पास पहुँचने के बाद mRNA की फॉर्म में यहाँ इसका प्रोटीन सिंथेसिस होगा या फिर ट्रांसलेशन होगा। या तो ये mRNA यहाँ तक जाएगी ना, हमने mRNA बनने से नहीं रोक पाए, लेकिन अगर ये यहाँ नहीं जाएगा तो इंडक्शन रुक जाएगा, या फिर ये mRNA यहाँ तक चला भी गया और हमने अगर इसका ट्रांसलेशन होने से रोक दिया तो ये सिंथेसिस या फिर ये इंडक्शन नहीं होगा। तो इसमें यही कहा गया है एज द mRNA formed to synthesize specific protein can be modified, this change in gene activity is performed by the action effect of the environment। तो जीन की एक्टिविटी इसको इफेक्ट कर सकती है। दिस चेंज इन जीन एक्टिविटी, क्यों? क्योंकि इस ट्रांसलेशन के बाद क्या बनेगा, एक प्रोटीन बनेगा और वो प्रोटीन का काम, या तो प्रोटीन क्या बनेगा, एंजाइम बनेगा, आगे जाके या प्रोटीन वो हार्मोन बनेगा। एंजाइम बनेगा तब भी किसी एक पार्टिकुलर कैरेक्टर को रेगुलेट करेगा, हार्मोन बनेगा तब भी किसी एक पार्टिकुलर कैरेक्टर को रेगुलेट करेगा, फॉर्मेशन रेगुलेट कर सकता है, ग्रोथ कुछ भी रेगुलेट कर सकता है, वो एक पार्टिकुलर फंक्शन है उसका। तो ये क्या होती है, एक जीन की एक्टिविटी होती है और जिसको हमने चेंज कर दिया है किसकी वजह से, पार्टिकुलर एनवायरनमेंट। हमने चाहे कुछ भी दिया उसको ट्रांसलेशन को रेगुलेट करने के लिए, उसको स्टॉप करने के लिए, उसको वहाँ से परफॉर्म ना होने के लिए हमने कुछ भी दिया, लेकिन उसको हमने वहाँ पर रेगुलेट कर दिया। तो ये एग्जाम्पल किसके अंदर है, फॉर एग्जाम्पल इन द सी अर्चिन एग्स आर स्टिमुलेटेड टू द क्लीवेज इन पार्थेनोजेनेटिकली। उसके अंदर पार्थेनोजेनेसिस होता है कि जो मेल्स होते हैं वो ज़्यादातर अनफर्टिलाइज्ड एग से फॉर्मेशन होती है। These cells show same rate of protein synthesis so as in the normal fertilized egg. This is due to induction causes by activation of the masked RNA. Masked RNA का क्या मतलब होता है कि जो mRNA अभी एक्टिविटी फॉर्म में नहीं था, ब्लॉक के इस फॉर्म में था, या फिर जिसको हमने अभी ब्लर किया गया, जिसकी एक्टिविटी अभी तक हो ही नहीं रही है, जब उसकी एक्टिवेशन को एक्टिवेट कर दिया गया, मास्क्ड RNA को एक्टिवेट कर दिया गया, तब ये नॉर्मल प्रोटीन सिंथेसिस वहाँ पर हुआ और नॉर्मल फर्टिलाइज्ड एग में ग्रोथ हो चुकी है। तो वो क्या है कि इंडक्टर का काम करते हैं, इस तरीके की उसके अंदर फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट वन है इसके अंदर की क्वेश्चंस कैसे आते हैं। ये सारा था कि न्यूरल इंडक्शन क्या होता है, कौन इसका केमिकल इसके अंदर रोल प्ले करता है, कौन इसको कंट्रोल करता है, क्या क्या इसके लेवल हो सकते हैं जो इसकी फॉर्मेशन में हेल्प कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की कुछ क्वेश्चन आते हैं कैसे, व्हाट इज द न्यूरल इंडक्शन, की होता क्या न्यूरल इंडक्शन, हाउ इट इज कंट्रोल, कैसे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, विच पार्ट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द न्यूरल इंडक्शन। तो ये सारे क्वेश्चन क्या हैं हमने इसके अंदर ये है, आपको इसके अंदर ये देखना है कि हमने इसके क्वेश्चन के कैसे आंसर किए हैं या फिर क्या इसका आंसर है स्पेसिफिकली। थैंक यू स्टूडेंट्स, आपको ये कैसी लगी है वीडियो, आपको ये बताना है, इसके अंदर कमेंट्स करने हैं और सभी को इसको सब्सक्राइब कर लेना है कि इसके अंदर डेवलपमेंट बायोलॉजी के बाद हम इसके अंदर इवोल्यूशन है जो वो भी स्टार्ट करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, आपको इसको सब्सक्राइब भी करना है और इसको कमेंट भी